हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा एचटेट का एग्ज़ाम। ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारा एचटेट का एग्ज़ाम। और एचटेट के एग्ज़ाम के अंदर हम लोग एचटेट 2020 का एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? जो 3 जनवरी 2021 को हुआ था एक्चुअली। ठीक है, वो वाला एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम टीजीटी साइंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन होते हैं 60, तो हमने 90 के बाद के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने शुरू किए थे और हमने 122 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे। ठीक है, अब ये है हमारा पार्ट 2। ये क्या है? हमारा पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। क्वेश्चन है पहला हमारे पास, देखिए क्या है। A cricket ball of mass 150 ग्राम is moving with a velocity of 12 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसका मास कितना है? 150 ग्राम। ठीक है, हम इससे पहले तो एसआई यूनिट में बदलेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा। देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा सा यस। देखिए, तो हमारे पास पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 150 ग्राम की क्रिकेट गेंद 12 मिलीमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है तथा इसे बल्ले से मारने पर यह 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस लौट आती है। यदि गेंद व बल्ले की संपर्क अवधि 0.01 सेकंड है तो बल का आवेग होगा। देखो क्या हो रहा है, एक बॉल आई है और आकर बल्ले पर टकराई है। ठीक है, आई की स्पीड से थी 12 मीटर प्रति सेकंड से और चली गई किस स्पीड से? 20 मीटर प्रति सेकंड से। कितनी देर के लिए टच हुई? तो टाइम हमें दिया हुआ है। वेग का बल निकालना है हमें। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं, देखिए हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं इम्पल्स यानी आवेग क्या होता है? आवेग होता है फोर्स गुना समय। क्या होता है? बल गुना समय। ठीक है, इतनी बात ठीक है। आवेग क्या है? आवेग है बल गुना टाइम। और साथ ही साथ आवेग होता है चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन। ठीक है, संवेग में परिवर्तन भी क्या होता है? आवेग, संवेग में परिवर्तन। तो ये क्या होगा? mv माइनस mu, क्योंकि संवेग क्या होता है? mv, मास इंटू वेग होता है ना। तो mv मतलब फाइनल वेग क्या था? mv। इनिशियल क्या था? mu। तो मैं क्या करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स? बल गुना समय को मैं बराबर रखने वाली हूँ किसके? mv माइनस mu के। ठीक है, इसी को मैं लिख सकती हूँ बल इज इक्वल टू, एम को मैं कॉमन ले लेती हूँ, v माइनस यू डिवाइडेड बाय समय। क्या मैं ये कर सकती हूँ? टी को नीचे ले गई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। मास हमें दिया हुआ है कितना? 150 ग्राम। 150 ग्राम यानी कि कितने किलो? 150 को 1000 से डिवाइड कर दो, हमारे पास आ जाएगा 0.15 गुना वेलोसिटी कितनी है? देखो, अब आप सोचोगे वेलोसिटी देखो बाद में कितनी थी? 20, पहले कितनी थी? 12, डिवाइडेड बाय समय कितना है? तो 0.01, तो मैंने लिख दिया 0.01। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात आपको बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर ना एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो, बॉल आई थी इस डायरेक्शन में और गई है इस डायरेक्शन में, तो किसी भी एक दिशा को आपको माइनस लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए आई थी 12 से, तो जाएगी किससे? -20 से। या फिर मान लीजिए कि गई थी 20 से, तो आई थी -12 से। ठीक है, तो कोई भी एक माइनस ले लो। मैंने मान लिया -12 ले लिया। ठीक है, अब आंसर निकालो, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा। इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे क्या आएगा? देखिए, ऊपर वाला हटा देती हूँ मैं, ऊपर वाला आप लोगों को समझ में आ ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए 15 बाय, अच्छा इसका मार्कर का कलर चेंज करो भाई, दिखता नहीं है ये। 15/100 लिख दिया मैंने 0.15 को, गुना 20 प्लस 12 हो गया, ये 32 हो गया। और डिवाइड में नीचे क्या पड़ा है? 1, और ऊपर 100 लिख दूं मैं? बिल्कुल लिख दो मैम। इसको इससे काट दो, क्या आ गया? 32 गुना 15 कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपके पास 32 गुना 15 480 न्यूटन। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इसका आंसर आ रहा है 480 न्यूटन। ऑप्शन में हमें 480 न्यूटन कहीं पे मिल नहीं रहा, 4.8 दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता क्या कारण है क्या नहीं, मैंने चेक भी कर लिया है। कोई भी मतलब मुझे कहीं पर भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, और मैं एकदम करेक्ट हूँ कि आंसर हमारे पास 480 न्यूटन ही आएगा। तो आप बस मानकर चलिए कि 480 न्यूटन ऑप्शन में नहीं है, तो हो सकता है कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, या फिर हो सकता है कि ये जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है इसमें कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो, क्योंकि अब मेरे पास एचटेट का पेपर नहीं है। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक हो, जिस वजह से हमारा आंसर गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, हो सकता है ये ग्राम में ना हो, किलोग्राम में ही हो, जो भी है आंसर 4.8 न्यूटन प्रति सेकंड आएगा। वैसे आंसर 480 न्यूटन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A point charge q is rotating along a circle in electric field generated by another point charge q. The work done by the electric field on the rotating charge in one complete revolution is.
यानी कि हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक बिंदु आवेश q द्वारा जनित विद्युत क्षेत्र में अन्य बिंदु आवेश q एक वृत्त के अनुदिश घूर्णन कर रहा है। विद्युत क्षेत्र द्वारा घूर्णन कर रहे आवेश के द्वारा एक घूर्णन पूर्ण करने में किया गया कार्य क्या होगा। बहुत ही सीधा क्वेश्चन था। देखो, एक चार्ज है q जिसके चारों ओर एक सर्कल में छोटा चार्ज q घूम रहा है। एक साइकिल कंप्लीट करने में किया गया कार्य क्या होगा। देखो, कार्य क्या होता है, कार्य होता है बल गुना विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पर 0 है। जहां से चार्ज शुरू हुआ वो वहीं पर पहुंच गया, यानी उसने दूरी तो तय की, डिस्टेंस तो उसने तय किया 2πr, लेकिन विस्थापन क्या हुआ उसका, 0 विस्थापन हुआ, 0 विस्थापन हुआ। यानी विस्थापन क्या होता है, आपके शुरुआत के पॉइंट से आपके खत्म किए गए पॉइंट के बीच में सबसे छोटी दूरी, न्यूनतम जो दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं। और यहाँ पर न्यूनतम दूरी हो गई 0। तो देखो, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट होता है, यही 0 हो गया, तो कुल भी 0 ही आ गया, आंसर आ गया 0। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे। ठीक है, निम्न में से जीन अभिव्यक्ति का सही क्रम क्या होगा। तो याद कर लीजिए, सबसे पहले जीन होता है, फिर कॉपी होती है आरएनए की जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, फिर एमआरएनए बनता है, फिर ट्रांसलेशन किया जाता है, नंबर बढ़ाया जाता है और प्रोटीन बनता है। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर, जीन अनुलेखन, एमआरएनए अनुवादन और प्रोटीन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन कह देते हैं इसको। आपको क्या याद रखना है, देखो, जब भी अमीन के अंदर, ठीक है, ये क्या है, अल्काइल अमीन है, इसके अंदर जब भी CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म डलता है ना, तो आपको याद रखना है RNC बनता है। क्या बनता है, RNC, यानी कि R के साथ ये था पहले, ठीक है, ये था पहले, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा R के साथ C, यानी कि हाइड्रोजन जो होते हैं वो दोनों निकल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर CHCl3 नहीं दिया होता तो आंसर जाता RCN। ठीक है, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन होता RnH2 के अंदर KOH डाल दिया तो क्या बनेगा, तो RCN बनता। लेकिन अब इसने क्लोरोफॉर्म CHCl3 भी डाल दिया तो आंसर जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए, देखो फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। तो ये ग्राम सचिव के लिए क्लास, ग्राम सचिव के लिए फिजिक्स बहुत ही ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ HSET के जितने मैं सोल्यूशन करवा दूँ वो तो करिए ही करिए, जो मैं ना करवा पाऊँ वो भी कहीं से अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं तो आप मुझे सेंड कीजिए टेलीग्राम पे, ताकि मैं आपको क्वेश्चन करवा पाऊँ। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो ग्राम सचिव के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर, क्या बोल रहा है ये, 5 किलो द्रव्यमान का एक पिंड 1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिमान है। ठीक है, ओके जी, यदि एक पिंड प्रति मिनट 300 चक्कर लगाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। यानी कि एक ये सर्कुलर पाथ है, उसके ऊपर एक 5 किलो का पिंड है और जो कि चक्कर लगाए जा रहा है 300 चक्कर लगा रहा है। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी गतिक ऊर्जा होती है ½ mv²। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाफ की जगह हाफ लिख दिया। मास हमें कितना दिया हुआ है, 5 kg, kg में ही लिखते होते हैं। बात आती है वेलोसिटी की, वेलोसिटी तो दी नहीं हुई, तो अब हम वेलोसिटी निकालेंगे। अब ध्यान से समझिएगा वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। देखो, सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे वो घूम रहा है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम। सही बात है, बिल्कुल, डिस्टेंस बाय टाइम। सर्कुलर पाथ पे वो घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2πr हो सकता है। मैं बोल सकती हूँ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, 2πr। तो डिस्टेंस की मैंने जगह लिख दिया 2πr और टाइम की जगह लिख दिया मैंने t। सही बात है, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिए, r इसने दिया हुआ है 1 मीटर, तो क्या मैं r की जगह 1 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, 2πr, r की जगह मैं 1 लिख रही हूँ तो 2π आ गया, डिवाइड बाय t को मैं क्या मान के चल रही हूँ। देखो इन्होंने क्या बोला है, 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। देखो एक रेवोल्यूशन में वो चलता है 2πr डिस्टेंस, तो 300 रेवोल्यूशन में 300 चक्कर में कितना घूमेगा, तो 2πr गुना 300 कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और समय देखो इसने क्या बोला हुआ है, 300 रेवोल्यूशन पर मिनट है, लेकिन SI यूनिट में सेकंड होता है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड करके। दोबारा सुन लो एक बार, देखो मैंने क्या बोला, एक जो पिंड है वो चक्कर में घूम रहा है, तो वो एक चक्कर में 2πr चलेगा, 300 चक्कर में वो 300 गुना 2πr चलेगा। ठीक है, और 300 चक्कर वो 1 मिनट में लगा रहा है ना, तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा, तो डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। ये हमारा आ गई क्या, ये हमारी वेलोसिटी आ गई। सही बात है, डिस्टेंस बाय टाइम, बस पुट कर दो। हाफ, मास की जगह मैंने 5 रख दिया, वेलोसिटी कितनी आई थी भाई, तो 300
गुना 2 पाई डिवाइड बाय 60 आई थी, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी का स्क्वायर। यानी क्या मैं इसी को दोबारा लिख दूं, 300 गुना, इधर लिख देती हूं मैं 2 पाई, थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं, ऐसा करते हैं, हाफ, मास कितना है 5, वेलोसिटी कितनी है 300 गुना 2 पाई डिवाइड बाय 60, और वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मैं इसको दोबारा लिखूंगी 300 गुना 2 पाई डिवाइड बाय 60। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है? चलिए इसे काटा पीटी करते हैं, अब मैथ लगाते हैं थोड़ी सी। चलिए देखो, ये 60 की टेबल पे गया 5 पे, ये 60 की टेबल पे गया 5 पे, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये 2 से मैंने ये 2 उड़ा दिया, क्या बचा, बचा हमारे पास 5 गुना 5 गुना 2 गुना 5 और पाई का स्क्वायर कितना आ गया, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 55 जा 250, 250 पाई स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। क्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है 250 पाई स्क्वायर। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को पॉज करेंगे, इस पार्ट को दोबारा रिपीट से देखेंगे और फिर पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ये आपको ज़रूर करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था, लेकिन कंफ्यूजन होती है कैलकुलेशन में और यूनिट बदलने में, तो यूनिट का ध्यान आपको ज़रूर रखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, निम्नलिखित में से किस युग्म की आबंध कोटि समान है। देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होगा ना उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, ठीक है? जैसे कि नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो N2 में कितने हो जाएंगे 14। क्लोरीन में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन, तो Cl2 में कितने हो जाएंगे 34, तो ये तो हो गया गलत। ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, O2 में हो जाएंगे 16 और 2 प्लस है, देखो O2 2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, एक ऑक्सीजन में 8 तो 2 में 16 और 2 पॉजिटिव मतलब 2 गए तो बच्चे कितने 14, और F में कितने होते हैं 9 तो 2 में कितने हो गए 18, तो इसमें 14 और 18 ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं NO पॉजिटिव और CO, तो नाइट्रोजन में होते हैं 7, ऑक्सीजन में होते हैं 8, 8 और 7 कितने हो गए 8 और 7 हो गए 15, लेकिन पॉजिटिव लगा हुआ है तो एक चला गया, बचा कितना 14, तो NO में आ गए 14। CO में देखते हैं, C में होते हैं 6 और ऑक्सीजन में होते हैं 8, 8 और 6 14, तो यानी कि NO पॉजिटिव और CO में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आंसर चला जाएगा ऑप्शन 3। O2 में होंगे 16 और N2 में होंगे 14, तो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर चला जाएगा ऑप्शन C। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इलेक्ट्रॉन को जोड़ा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन को जोड़ा है, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन गया, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन आया। अगर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और उसका एक ऊपर एक प्लस लगा हुआ है तो उसके पास 9 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और उसके ऊपर -1 लगा हुआ है तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? इसे बोलते हैं कैटायन यानी कि धनायन, और इसे बोलते हैं एनायन यानी कि ऋणायन। याद है ये सारी बातें आपको? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 स्प्रिंग A and B, Ka is equal to 2 kb are stretched by applying force of equal magnitude at 4 end. If the energy stored in A is E, then the B is, देखो 2 स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है, इसे बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको यहाँ से खींच रहे हैं, इसको यहाँ से खींच रहे हैं, इसका फोर्स कांस्टेंट दे दिया Ka, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया Kb, लेकिन इसने बोल दिया कि Ka बराबर क्या है 2 kb है, ठीक है? अब पूछा है क्या, पूछा है गतिज ऊर्जा बताओ, तो आप सभी जानते हो स्प्रिंग में ऊर्जा क्या होती है, हाफ kx स्क्वायर। तो मैं क्या बोल दूंगी, मैं बोल दूंगी पहले स्प्रिंग की ऊर्जा Ea क्या है, Ea है हाफ Ka एक्स स्क्वायर, ठीक है? और Eb क्या है, तो Eb आप बताओ मुझे, हाफ के बी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ Ka/2, क्या मैं लिख सकती हूँ Kb की जगह Ka/2, दिया तो हुआ है Ka बराबर 2 kb और एक्स स्क्वायर, ठीक है? अब देखो ध्यान से मैं क्या करने वाली हूँ, देखो इस हाफ Ka एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिखने वाली हूँ Ea और 2 को 2 लिख दिया, तो बताओ Eb बराबर क्या आ गया, Ea/2 आ गया ना, यही तो आंसर है। Ea बराबर कितना है E/2, आंसर आ गया ऑप्शन डी, यहाँ पर गलत मार्क किया हुआ है, आंसर जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, यूरिया उत्सर्जित होती है, यूरिया कहाँ किसकी बॉडी से निकलती है, तो मेंढक की बॉडी से यूरिया निकलती है। आपको याद रखना है मेंढक जो होता है वो यूरियोटेलिक होता है, क्या होता है यूरियोटेलिक होता है, ठीक है? यानी यूरिया निकालने वाला होता है। पक्षी जो होता है वो यूरिकोटेलिक होता है, यूरिक एसिड निकालता है, और हम अमोनोटेलिक अमोनिया निकालते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ ओके, लास्ट मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया ह्यूमंस आर अमोनोटैलिक, गलती से बोल दिया। देखो याद रखिएगा हमेशा आप लोग, क्या याद रखना है आपको, फ्रॉग हो गया, मेंढक हो गया, ठीक है, अगर हमारा ह्यूमन हो गया यानी कोई भी स्तनधारी हो गया, मैमल हो गए, ये सब क्या होते हैं, यूरिया देने वाले होते हैं, ये यूरियोटैलिक होते हैं, ठीक है। अमोनोटैलिक कौन होता है स्टूडेंट्स, अमोनिया देने वाले होते हैं फिशेस, ठीक है, मछली वगैरह जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो देते हैं अमोनिया, ठीक है, क्लियर है। और यूरिकोटैलिक कौन है, यूरिक एसिड कौन देता है, यूरिकोटैलिक, जो कि हो गए बर्ड्स यानी कि पक्षी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स ए बी एंड सी, तीनों के मोल है 0.2, देन सम ऑफ देयर मोल फ्रैक्शन इज। देखो बहुत याद रखना अच्छे से, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 3 यानी 1 आंसर जाएगा। देखो जब भी आपको टोटल मोल फ्रैक्शन पूछ लिया जाए ना, सम पूछ लिया जाए, तो सम हमेशा 1 होता है, चाहे उसमें कितने ही कंपोनेंट हो। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप क्या करते, तो आप ए के मोल को डिवाइड कर देते टोटल मोल से। टोटल कितना होगा, देखो ए का 0.2, बी का 0.2 और सी का 0.2, तो ए का आता आपका 0.2 डिवाइड बाई 0.6 यानी कि 1/3 यानी कि 0.33 आता ए का, ठीक है। और अगर ऐसे भी चेक करोगे, देखो ए का भी 0.33 आता, बी का भी 0.33 आता और सी का भी 0.33 आता, ये लगभग हो गया ना एक। तो टोटल पूछो तो 1, अकेला निकालना हो, मान लीजिए आपको दिया होता ए बी सी, ये 2 मोल है, ये 4 मोल है, ये 6 मोल है, तो ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो आप निकालते 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 + 2 यानी कि 12, तो 1/6 इसका आंसर चला जाता। अगर बोलते बी का निकालो तो 4 डिवाइडेड बाय 12, सी का निकालो तो 6 डिवाइडेड बाय 12, समझ में आ रही है बात, ऐसे मोल फ्रैक्शन निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The time period of a simple pendulum on a planet is 5 सेकेंड एंड द इफेक्टिव लेंथ इज 5 मीटर, ठीक है भाई। एक हमारे पास सरल लोलक है जिसका किसी ग्रह के ऊपर टाइम पीरियड है 5 सेकेंड, ठीक है, और लंबाई कितनी है 5 मीटर, सही बात है। इसी की लंबाई कितनी कर दी जाए कि वह 30 सेकेंड में 20 दोलन करने लगे, यानी कि वो 30 सेकेंड में कितने दोलन, कितने चक्कर लगाने लगे, 20 ऑसिलेशन लगाने लगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको देखो ये देखना पड़ेगा कि टी बराबर क्या होता है, 2π L/G होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। टी कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है, 2π L कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है, और जी हमें दिया नहीं हुआ, तो पहले तो हमें जी निकालना पड़ेगा। तो जी निकाल देते हैं, सबको स्क्वेयर कर दो, सबको क्या कर दो, स्क्वेयर कर दो, ताकि रूट हट जाए। तो 25 बराबर 4π² 5 डिवाइड बाय जी, ठीक है। तो जी कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा 4π² गुना 5 डिवाइड बाय 25, यानी अपने पास जी आ गया 4π² बाय 5, ठीक है, जी आ गया 4π² बाय 5। अब देखो ध्यान से समझिएगा, ये हमने जी निकाल दिया। अब क्या हो रहा है, उसी प्लेनेट पे हम खड़े हैं, इन्होंने क्या बोला कि हाउ लॉन्ग शुड इट मेड टू मेक 20 ऑसिलेशन इन 30 सेकेंड। अब उसने टाइम दे दिया 30 सेकेंड 20 ऑसिलेशन का। तो देखो ध्यान से समझिएगा, इसको ऐसे करना पड़ेगा आपको कि देखो 20 ऑसिलेशन का समय कितना है, 30 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन का समय कितना होगा, 30/20 यानी 3/2 समय होगा एक ऑसिलेशन का, ठीक है। यानी हमें समय मिल गया एक ऑसिलेशन का 3/2। तो हम t बराबर 2π√L/G लगाएंगे। t कितना दे दिया हमें, 3/2, अभी तो निकाला है हमने, 2π की जगह 2π रखेंगे। L कितनी है, वही तो निकालनी है भाई, और G हमने अभी निकाला था, क्या निकाला था, 4π² डिवाइडेड बाय 5, यही निकाला था। इसको सोल्व कर दो, अगेन क्या करेंगे हम, अगेन हम करेंगे स्क्वायर एट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पाई का स्क्वायर, और ये जो रूट आपको दिखाई दे रही है ये हट जाएगी, सही है बिल्कुल, ये हमारे पास आ गया। आप काटा पीटी करो, 4π² से 4π² कट गया, ठीक है, और कुछ कटेगा, और कुछ भी नहीं कट रहा, आंसर आ जाएगा L बराबर, देखो L यहाँ पे पड़ा है, 5 को मैं नीचे ले जाऊं, L बराबर आ गया 9/20, क्या आ गया L, तो 9/20 यानी कि 20 की टेबल पे ये गया 0.45, आंसर आ गया 0.45, तो आंसर चला गया ऑप्शन सी 0.45। कुछ भी नहीं किया मैंने, पहले एक वही फॉर्मूला लगा के, देखो बार बार देख रहे हो आप, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा लो, ये फॉर्मूला आपको नजर आ ही जाता है। ये फॉर्मूला लगाकर पहले मैंने ग्रेविटी निकाली है, और फिर यही फॉर्मूला लगाकर मैंने लेंथ निकाल दी, ठीक है, बस समय चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आंसर चला गया 3.45, ठीक है, मतलब थर्ड पॉइंट
मतलब तीसरा ऑप्शन 0.45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए क्या सही नहीं है? तो डीएनए का प्रतिलिपिकरण कोशिका द्रव्य में होता है, बिल्कुल ठीक है ये वाला पॉइंट, क्योंकि इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये तो आंसर नहीं होगा। सम ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनमें से कुछ नाइट्रोजन स्थानीकरण करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन स्थानीकरण ये लोग करते ही हैं। ऑप्शन 3 देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मिड नहीं होते। प्लाज्मिड होते हैं भाई, प्लाज्मिड होते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर 3 चला जाएगा। फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, इनमें से कुछ अकार्बनिक पूर्ववर्ती से कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं, यानी कि ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, यानी खुद का खाना बना सकते हैं, कीमो ऑटोट्रोफ हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर जाएगा 3। इनमें से गलत पूछा था इन्होंने, तो इनके अंदर प्लाज्मिड होते हैं, तो ये चीज इनकी गलत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम 3 टाइम्स, अगर अर्थ का रेडियस 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, देन व्हाट वुड बी द चेंज इन डेंसिटी सो दैट द वॉल्यूम जी वैल्यू ऑफ जी डज नॉट चेंज। तो डेंसिटी क्या होगी, डी क्या होगा कि वॉल्यूम ना जी ना बदले, ठीक है। तो आप सभी जानते हो डी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, जानते हो ये बात। अब देखो जी बराबर होता है जी एम बाय आर स्क्वेयर, है, यहां से मैं एम निकाल दूं, एम क्या आ गया, जी आर स्क्वेयर बाय जी, ये मास आ गया अर्थ का। देखो साथ साथ में कॉपी पेन लिया करो ताकि क्वेश्चन आपका सोल्व हो। एम इतना आ गया, वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। अब मेरे पास मास भी है, मास क्या है, बस डेंसिटी निकाल रही हूँ मैं, देखो डेंसिटी निकाल रही हूँ, मास क्या है जी आर स्क्वेयर बाय जी, और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ओवरऑल हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, देखो आर स्क्वेयर बाय आर क्यूब आ गई डेंसिटी, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट ही है, ये कट गया तो ये आ गया 1/r। तो डेंसिटी किस पर निर्भर कर रही है, 1/r पे। अब r अगर 3 गुना हो गया तो डेंसिटी क्या हो गई, 1/3 हो गई, दिख ही रहा है ना आपको, r 3 गुना होगी तो डेंसिटी 1/r होगी, 1/3 होगी, ठीक है। आंसर आ जाएगा डेंसिटी इज बिकम 1/3, डेंसिटी 1/3 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 135। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी कि 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, ये है हमारा, पेंसिल कहाँ गई भाई, ये रही, तो ये है हमारा अभिसारी लेंस, ये कितनी दूरी का है 8 सेंटीमीटर का। इसके साथ रखा जाता है एक अपसारी लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो पूछा है संयुक्त निकाय की फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको याद रखना है संयुक्त निकाय कैसे निकलती है, 1/f1 + 1/f2 करके निकलती है, सही बात है बिल्कुल। देखो लेंस की कितनी होगी, हमेशा याद रखना, कन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव लेते हैं तो इसकी +8 लेंगे, और कनकेव की माइनस लेते हैं तो इसकी -10 लेंगे। बस अब वैल्यू पुट करो, देखिए वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देते हैं जल्दी से हम। तो 1/8 + 1/-10, ठीक है। क्या मैं इसी को लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, देखो मैंने दोबारा लिखती हूँ 1/8 + 1/-10, इसी को मैं लिख सकती हूँ 1/8 - 1/10, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही होगा ना। एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास क्या 40, तो 8 पंजे 40 और 10 4 जा 40, ये आ गया 1/40। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 40 आ गई हमारी फोकल लेंथ। आंसर क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा डी, यानी कि +40 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। निम्न में से कौन सा प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे का सामान्य घटक नहीं है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये हमारी ओजोन की परत का, या मैं बोलूँगी ओजोन होल का सामान्य घटक होता है, जबकि फोटोकेमिकल स्मोक का नहीं होता। जबकि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसे PAN बोल दिया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है PAN की फुल फॉर्म क्या है, तो पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, O3 यानी ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, ये सब क्या है, ये सब कारण है हमारे फोटोकेमिकल स्मोक के। O3 जो होती है ब्लू कलर की गैस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकरण sp3d है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज sp3d। चलिए चेक कर लेते हैं। तो NH4 पॉजिटिव की बात करते हैं। तो NH4 पॉजिटिव देखो, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात है, आखिरी प्लस है तो एक तो चला गया, बचे 4, उन चारों के साथ H जुड़ गया। तो ये कितने बन गए, देखो बॉन्ड कैलकुलेट करो, हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था, तो 1 2 3 4 यानी sp3 हमारे नाइट्रोजन का हो गया, NH4 पॉजिटिव का हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता, इसका तो sp3 है। अगला देखते हैं XeF4 की बात करते हैं। चलिए, तो जिनोन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 4 तो इसने फ्लोरीन के साथ बना दिए, 2 इसके पास
लोन पेयर हैं। तो कितना आ गया हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि Sp3 कितने हुए, 4, 3 P और एक F और D 2, यानी हो गए ना 6। तो इसका तो Sp3D2 है। XeF4 क्या क्या है, Sp3D2। नेक्स्ट देख लेते हैं XeOF4। तो अगेन मैं बोलूँगी Xe डबल बॉन्ड O, 4 F हैं और एक लोन पेयर, हो गए ना 8। 2 3 4 5 6 और 2 लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि Sp3D2 हुआ XeOF4 का। ठीक है, बचा क्या, SF4। सल्फर के पास कितने होते हैं, 6, 4 तो इसने बॉन्ड बना लिए और एक लोन पेयर आ गया। तो कितना आया, 1 2 3 4 5, यानी Sp3D, यानी आंसर चला गया SF4। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है क्या आंसर जाएगा, SF4। क्लियर है। कई बार देखिए एक और याद रखिएगा, XeF4-2, ठीक है, सॉरी +2, ये भी क्या है, ये भी Sp3D है। क्यों, देखो विनोन के पास कितने होते हैं, विनोन के पास 8 होते हैं, 2 चले गए, बचे 6। तो 4 इसके साथ बॉन्ड बन गया और एक लोन पेयर हो गया। तो 4 और 1 5, यानी Sp3D। तो ये भी अपने दिमाग में रखिएगा, XeF4 का +2 क्या होता है, Sp3D होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं आवर्तन क्या होगा। ठीक है, आवर्धन क्या होगा, यानी फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन पूछा है। तो ये तो याद करने वाली बात है, फोकल लेंथ सीधा दर्पण है, इसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है और मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये याद करने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दिस इन सॉल्यूशन। जब किसी संकुल विलयन में इसे डालेंगे तो कितने आयन देगा। तो ये देखिए 2 तो Cl देगा और एक ये पूरा देगा। ठीक है, तो 3 आयन देगा। ठीक है, एक तो क्या देगा, एक तो देगा CO NH3 का 6, ठीक है, +2, एक आयन तो ये मिलेगा और 2 मिलेंगे Cl नेगेटिव। ठीक है, तो आंसर आ गया 3। याद रखिएगा हमेशा ये वाली चीज इकट्ठे रहती है और बाहर वाली चीज अलग जाती है। यहाँ पे Cl3 लिखा होता ना तो 4 टूटते, लेकिन अंदर वाली को इकट्ठे ही मानोगे, इसमें नो टिक मत कराना, नो गलत आंसर हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन यस थोड़ा सा ध्यान वाला क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें बोला गया है, वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज 54 × 10⁻³ ओम, द परसेंटेज टॉलरेंस इज 5%, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ सीक्वेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। एक कार्बन प्रतिरोधक का मान इतना है तथा प्रतिशत सहायता इतनी है, कार्बन प्रतिरोधक का वर्ण क्रम क्या होगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, देखो आपको क्या याद रखना है, जब भी पहले डिजिट लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे भी याद ही कर लो, 7 8 9। ठीक है, 0 कब होता है, 0 होता है, 0 के लिए कलर क्या होता है आपको याद रखना है। तो 0 के लिए कलर होता है हमारा ब्लैक, क्या होता है, ब्लैक। 1 के लिए होता है ब्राउन, लिख लो इसको कहीं पे। ठीक है, 2 के लिए होता है रेड, 3 के लिए होता है ऑरेंज। ठीक है, फिर आता है 4 के लिए होता है येलो, अभी मैं बताऊंगी यूज कैसे करेंगे। 5 के लिए क्या होता है, तो 5 के लिए ग्रीन, 6 के लिए ब्लू, 7 के लिए तो वॉयलेट, 8 और 9 बच गया, 8 के लिए ग्रे और 9 के लिए 9 के लिए वाइट। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। ओके, उसके बाद क्या याद रखना है, दोबारा लिख दिया मैंने, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है जो आपको ये परसेंटेज दी हुई है ना, जैसे 5%, ऐसे अगर 5% हो तो गोल्डन कलर गोल्ड, और अगर 10% हो तो सिल्वर यानी चांदी वाला रंग। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो आप, 54 × 10⁻3, तो पहला आपको दिख रहा है 5, तो ग्रीन आएगा, पहला सीक्वेंस 5। ठीक है, तो ग्रीन, फिर दिख रहा है 4, 54 में 4 आ रहा है तो येलो आएगा, यानी सबसे पहले ग्रीन फिर येलो, फिर 10 की पावर क्या है 3 है, यानी ऑरेंज आएगा, और फिर परसेंटेज कितना है 5%, यानी गोल्ड आएगा। क्या किसी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, तो ऑप्शन 2 आपको नजर आएगा, ग्रीन येलो ऑरेंज गोल्डन बैंड। ठीक है, अगर आपके सामने लिखा होता मान लीजिए 6.24 × 10⁻4, अगर आपके पास ये लिखा होता तो आप क्या करते बताओ मुझे। तो 6 के लिए आप लगाते ब्लू, ठीक है, फिर आता आपके पास 2 के लिए रेड, 4 के लिए वॉयलेट सॉरी येलो, और 10⁻4 के लिए क्या आता, फिर येलो आ जाता, और अगर परसेंटेज 10% दी होती तो सिल्वर आ जाता। समझ रहे हो, तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, इस चीज़ को स्क्रीनशॉट करके रख लो, याद कर लेना इसको। ठीक है, इस सीरीज को याद कर लेना, इससे क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आता है तो बिल्कुल ऐसे रीजनिंग वाला सा क्वेश्चन लगता है ये।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या है देखिए, चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर वायर डिपेंड्स अपॉन। अब देखो मुझे पता है आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी इस क्वेश्चन के अंदर, आप कहोगे भाई वन भी ठीक है, लंबाई पे भी करती है, एरिया पे भी करती है, नेचर पे भी करती है, यानी तीनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस निर्भर करता है तीनों पे, लेंथ पे भी, एरिया पे भी और मटेरियल पे भी। इसने रेसिस्टिविटी पूछी है, प्रतिरोधकता पूछी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नेचर पर डिपेंड करती है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन 3। अगर मान लीजिए ऑप्शन 4 होता ऑल, तो आप ऑप्शन 4 लगाते, ठीक है। लेकिन अब तीनों में चॉइस करनी पड़ेगी तो आप नेचर को ध्यान दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, पिछली बार बहुत बच्चे गलत करके आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। अ मेटेलिक रोड व्हेन प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलाइन इटसेल्फ एट द राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक रोड ऐसे लग गई अपने आप को, ठीक है। तो ऐसा कौन शो करता है, तो ऐसे प्रतिचुंबक ही शो करते हैं, डायमैग्नेटिक शो करते हैं, ठीक है। जब भी 90 डिग्री की बात की जाए ना तो आप डायमैग्नेट टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस का नियम जिस संरक्षण के नियम का परिणाम है वह है। तो लेंस लॉ हमेशा याद रखना एनर्जी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, एनर्जी से, यानी ऊर्जा से। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल एनर्जी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन इस मतलब पेपर में सही लिखे हुए हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं, बट एक आधा गलत था वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो आप इसके अंदर ना पता है बैलेंस करने की बजाय हीट एंड ट्रायल लगा के देखिए, ठीक है। हीट एंड ट्रायल लगाइए और देखिए, देखो आपके पास इक्वेशन क्या दिख रही है, C3H8 प्लस O2 क्या दिया, CO2 प्लस H2, ठीक है। तो हमारे पास फिलहाल तो आंसर है, तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आंसर ही लगा के देखते हैं, ठीक है। हमारे पास आंसर है ये 1, उसके बाद आपको यहाँ पे 5, उसके बाद यहाँ पर 3 और इसके बाद 4। अब कैलकुलेट करो, देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3। इस तरफ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। इस तरफ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। सही है बिल्कुल, कार्बन तो सही है। हाइड्रोजन कितने हैं, 8। यहाँ पर कितने हैं भाई, 4 दुए 8, तो हाइड्रोजन भी ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 5 दुए 10 और यहाँ पे कितने हैं, 3 गुना 2 6 इधर है और 4 इधर है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऐसे आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, ठीक है। सही बात है, समझ में आ गई ना बात आप लोगों को। अगर मैं आपको ऑप्शन 1 मानती सही तो इधर 2 आता, इधर 3 आता, इधर 4 आता। तो अब ध्यान से देखो, कार्बन कितने हैं, 3, यहाँ पे भी 3 कार्बन तो ठीक थे। हाइड्रोजन कितने हैं, 8, यहाँ पे देखो 8, ये भी ठीक है, हाइड्रोजन भी। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, 3 2 6 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ पर सिर्फ 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 10, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस एल्कीन का ओजोनी अपघटन प्रोपेन टू ओन एवं मिथेनल देता है। यानी किसका ओजोनोलाइसिस क्या देगा, प्रोपेन टू ओन और मिथेनल। तो इसको आपको बना के देखना पड़ेगा। देखो 2 मिथिल प्रोपीन बनाते हैं, तो ये बनता है ऐसे। देखो प्रोपीन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, इन मतलब किसी भी एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। और प्रोप 2 सॉरी 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल यानी दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब जब भी ओजोनोलाइसिस होती है ना तो याद रखना दोनों तरफ ऑक्सीजन चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि जहां पर भी डबल बॉन्ड दिखे ना वो टूट जाएगा, और यहाँ पर भी क्या देखे जाएगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे H2 तो पहले से ही था, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, और बाकी तो सेम ही पड़ा है। समझ में आ रहा है, ये जो डबल बॉन्ड टूटा ना, इसके साथ भी डबल बॉन्ड पे ओ लग जाएगा, इसके साथ भी डबल बॉन्ड पे ओ लग जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं मिथेनल। और इसे क्या कहेंगे, देखो 1 2 3 यानी प्रोप 2 ओन। तो बिल्कुल आंसर चला जाएगा ए, 2 मिथाइल प्रोपीन। अगर मैं दूसरे का भी करके दिखा दूं, ब्यूट 1 इन का करके दिखा देती हूँ क्या बनेगा। देखो ब्यूट 1 इन, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 मतलब किसी भी पहले नंबर पे इन है, तो इसका बनता, देखो इसका बनता ये डबल बॉन्ड ओ, एक तो ये बनता और एक बनता ये, यानी मिथेनल तो बनता, लेकिन ये बन जाता क्या, ये बन जाता 1 2 3 यानी 1 प्रोपेनोन, ठीक है। प्रोपेनोन 1 प्रोपेनोन बनता, यहाँ पे प्रोपेन 2 ओन बोला था, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, प्रोपीन अगर दिया होता तो प्रोपीन दिया होता तो ये बन जाता, ठीक है। तो ये अगर टूटता तो यहाँ पर आता सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो मिथेनल ही बनता, और ये बन जाता क्या बन गया ये, 2 कार्बन वाला, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेनोन बन जाता है ये, ठीक है, इथेनोन, ठीक है। तो ये आपका आंसर 1 चला जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 145 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 146 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखो LCR परिपथ में सी धारिता के संधारित्र को 5 सी धारिता के संधारित्र से बदल दिया, मतलब सी था पहले, बाद में 5 सी कर दिया। तो अनुनाद की आवृत्ति अपरिवर्तित रखते हुए, यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, तो एल का मान क्या होगा। तो सी हमेशा ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी जब सेम होती है तो एल के अपोजिट होती है। तो अगर सी को 5 गुना कर दिया तो एल क्या हो जाएगा, 1/5,
5, 1/5 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, अपोजिट है क्योंकि ये, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा 2l/5, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका स्टूडेंट, देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी बराबर होती है फॉर्मूले में 1/2 पाई, अगर याद रहे तो रखना वरना मत रखना, LC ये होती है। अब फ्रीक्वेंसी जब सेम ही है तो सिर्फ बात LC की रहेगी ना, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। लाइट इफ इंसिडेंट ऑन अ मेटेलिक सरफेस, एक मेटेलिक सरफेस है उसके ऊपर लाइट आई तो निकलेगा क्या, इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो किस पर निर्भर करेगा, आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पर। इसी को तो कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट। आंसर चला जाएगा ऑप्शन 3, यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आने वाली लाइट होगी उतनी ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकालेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक यौगिक में 4% हाइड्रोजन है, ठीक है, 24% कार्बन है और 71% क्लोरीन है, तो उसका मोलर मास क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, देखो 4% हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन के एटम किस में दिख रहे हैं, 4 हाइड्रोजन ऑप्शन 3 में दिख रहे हैं। 24 कार्बन यानी एक कार्बन का 12 होता है, एक कार्बन का 12 तो 2 कार्बन का 24, तो 2 कार्बन होने चाहिए, इसमें है। और 71 क्लोरीन, एक का 35.5 होता है तो 2 का 71 हो गया तो Cl2, ठीक है। CH2Cl का क्या होगा, देखो CH2Cl का होगा 12, 2 और 35.5। C2H2Cl2 का क्या होएगा 24, 2 और 71। CH2Cl2 का क्या होएगा 12, 2 और 71, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 क्वेश्चन है हमारे पास। Z आपको 120 दिया हुआ है, यानी एटॉमिक नंबर 120 दिया हुआ है और पूछा है आवर्त सारणी में किस परिवार का होगा। तो देखो इसके लिए आपको ना आवर्त सारणी का एक चीज़ याद रखना, 18वां तत्व याद कर लेना। तो उसमें 118वां एलिमेंट जो होता है ना वो हमारा 18th ग्रुप का होता है, यानी इनर्ट गैस का होता है। तो 119वां किस में चला जाएगा, पहले ग्रुप में, और 120वां किस में चला जाएगा, दूसरे ग्रुप में। और दूसरे ग्रुप का नाम होता है क्षारीय मृदा धातु यानी अल्कली अर्थ मेटल। हेलोजन होता है 17th, नोबल गैस होती है 18 और अल्कली मेटल होता है पहला ग्रुप। तो आंसर चला जाएगा हमारे पास 2 अल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। यूरिबीडियम करके है इसका तत्व आई थिंक शायद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्थिर दाब एवं ताप पर स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम का डेल्टा जी है। डेल्टा जी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो याद रखिएगा स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी स्मॉलर देन 0 होगा, ठीक है। मतलब 0 से कम होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। आपको क्या याद रखना है, स्पॉन्टेनियस के लिए हमेशा डेल्टा जी क्या होता है, 0 से कम होता है, ठीक है। 0 से कम होता है यानी नेगेटिव होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होता है, 0 से ज़्यादा होता है। और जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो डेल्टा जी बराबर टू 0 होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एचटेट का पूरा क्वेश्चन पेपर, यानी कि मैं बोल सकती हूँ एचटेट TGT 3 जनवरी 2021 का जो हमारा साइंस का पेपर था ये हो गया ख़त्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एचटेट के 2019 के क्वेश्चन के पेपर के साथ, ठीक है। उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप लोगों को सेशन यूजफुल लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो भाई लाइक करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर किया करो, शेयर भी किया करो अपने दोस्तों में ताकि सब तक ये क्लास पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब किया करो एंड येस कमेंट किया करो, क्योंकि कमेंट में आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलती है। जिस तरह के से आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हम टीचर्स को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ताकि हम मन लगा के आप लोगों को पढ़ा सकें, ठीक है। तो कमेंट करके अच्छे अच्छे कमेंट किया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।